हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां बात करेंगे हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की, जबकि उसकी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड हो, आंशिक रूप से भरा हो, थोड़ा सा भरा हो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, इसके पहले वाला जो आपने लेक्चर देखा होगा उसमें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही था, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था? व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब अगर मटेरियल रखा हुआ है तो वो पूरी तरह से भरा हुआ है। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने मटेरियल रखा था वो इस प्लेट से इस प्लेट तक, दोनों प्लेटों से, एक्स प्लेट से वाई प्लेट तक कॉन्टिन्यूअसली वो भरा हुआ है, मीडियम बीच में चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर ये जो प्लेटें हैं, पैरेलल प्लेट है एक्स और वाई, यहां पर पहले एक्स से थोड़ा आगे बढ़े तो यहां पर एयर मिल रही है, फिर आपको मटेरियल मिलेगा, फिर एयर मिलेगी, फिर आप प्लेट पर पहुंचेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर केवल एक ही है, यहां पर बीच में दो पट्टियां रख दें, हम दो पट्टियां रख देंगे तो K1 और K2 बन जाएंगे। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये इस तरह से हमें सारी बातें समझनी है यहां पर कि यहां पर दोनों प्लेटों के बीच में मटेरियल जो है वो एक ही नहीं होगा, कई सारे मटेरियल होंगे या कई सारे मीडियम होंगे। तो इसकी कैपेसिटेंस को हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करना है हमको इसकी कैपेसिटेंस। ओके ठीक, तो याद करिए पिछले लेक्चर्स में हमने बताया हुआ है कि किसी भी कंडक्टर की जब हम कैपेसिटेंस निकाल रहे होंगे, किसी भी कंडक्टर की जब कैपेसिटेंस निकाल रहे होंगे तो हम क्या निकालते हैं? पहले V निकालते हैं। हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं कि जब भी कैपेसिटेंस निकाली जाएगी तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? V। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पहले V ही निकाला है और V को निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई। तो सेम यहां पर भी हमको करना है कि पहले दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और फिर कैलकुलेट करना है हमको V, और फिर निकल आएगा C। 3 स्टेप में डेरिवेशन। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको V मिल जाएगा और V के मिलने से हमको C मिल जाएगा। समझ आ रहे स्टेप? पहले E, फिर E का पता चलेगा तो हमको पता चल जाएगा V, और V पता चल गया तो मिल जाएगा हमको C। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, ठीक है? देखिए देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालने चलेंगे तो यहां पर समस्या ये आएगी कि यहां पर तो दो मीडियम है, एक है यहां पर एयर, पूरा एक ही मीडियम मान ले, एयर भी है और साथ में ये वाला मटेरियल भी है, डाइलेक्ट्रिक भी है, परावैद्युत पदार्थ भी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने से पहले हमको निकालना होगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। दोनों मीडियम में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। 3 मीडियम होते तो तीनों में निकालते, 4 मीडियम होते तो चारों में निकालते। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि जितने मीडियम हमको दिखाई देंगे प्लेटों के बीच, हर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो हमने सबसे आसान केस लिया है कि एक एयर है, एक दूसरा मीडियम है, तो पहले एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर हम मटेरियल में निकालेंगे। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको पता है, गॉस थ्योरम में भी प्रूफ किया गया था और यूज किया हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी। तो प्लेटों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, एयर है तो K नहीं लगेगा, K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां बेटा सिग्मा को क्या बोला जाता है? वेयर सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाई A, और इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं Q बाई A, Q बाई A लिख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां ये Q क्या है? इस
कैपेसिटर को दिया हुआ चार्ज, और ए क्या है, एरिया। एरिया मतलब इस प्लेट का एरिया कितना है, तो ए की वैल्यू हो गई यहां पर इक्वेशन नंबर 1। और एक काम करते हैं हम लोग, इस ई को लिख देते हैं ई एयर, वायु में निकाला है, और ई एयर भी क्या, हम इसको ई ए लिख देते हैं। ए मतलब एयर समझ जाएंगे हम, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। सिमिलरली हम लोग क्या कर लेंगे अब, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना। अच्छा, परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र आएगा कैसे, तो आप ये देखो यहां पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अपने सामने क्या बना लेगा बच्चों, ये अपने सामने निगेटिव बना लेगा। मतलब कि इस मटेरियल के जितने भी निगेटिव चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव के द्वारा आकर्षित किए जाएंगे, अट्रैक्ट किए जाएंगे, तो सभी माइनस इस तरफ भाग आएंगे, तो यहां माइनस माइनस आ जाएगा। और इस डाइलेक्ट्रिक के जितने पॉजिटिव होंगे वो रिपेल भी किए जाएंगे या इधर माइनस की वजह से अट्रैक्ट किए जाएंगे, तो सारे पॉजिटिव पीछे इस तरफ आ जाएंगे। ओके, यहां पर पॉजिटिव आ गए। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की तरफ बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बनती है। तो मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो प्लस से माइनस की तरफ आ रही है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस और माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अपोजिट। खैर इस डेरिवेशन में हमको यहाँ पर डायरेक्शन वायरेक्शन का इतना यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी हम सीधे v पे आ जाएंगे जब पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल हो जाएगा स्केलर, तो स्केलर में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमको ज्यादा यहाँ पर उलझना नहीं है अभी डायरेक्शन के साथ में, तो नॉर्मली समझ जाएंगे हम लोग। बस हम ये बताना चाह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर का मतलब है कि इस प्लेट से इस प्लेट तक पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, और ये ज्यादा होगी, समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर चार्ज भी ज्यादा होता है, यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है। अब यहां पर आप इस डाइलेक्ट्रिक को देखेंगे तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, अपोजिट हो जाएगा, प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, प्लस से माइनस। समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो ये वाली ई मीडियम हो जाएगा जो कि हम निकालने जा रहे हैं। और इसको कैसे निकाला जाएगा बच्चों, इसको निकालेंगे हम E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये अच्छे से हमको समझना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। E की जगह पर हम लोग लिख देते हैं EM। EM का मतलब है मटेरियल के अंदर, EM का मतलब है मटेरियल के अंदर, तो सिग्मा की जगह पर वही Q अपॉन A, और K यहां पर एक्स्ट्रा आ गया है, K है उस मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं आप बात को। इक्वेशन नंबर 2, हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल लिया है, एयर में पूरी, फिर हमने कहां निकाल लिया, डाइलेक्ट्रिक यानी कि मटेरियल के अंदर। यहां पर डाइलेक्ट्रिक के स्थान पे आप ये भी लिख सकते थे मटेरियल, पदार्थ के अंदर, डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक और मटेरियल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला यहां पर ये बन जाएगा, क्योंकि एयर में तो के की वैल्यू 1 होती है, लेकिन मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, तो के का मान यहां पर रख दिया जाएगा, और के का मान रख देंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा EM का। अब हमको दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और हमको डिस्टेंस भी दी गई हो प्लस और माइनस के बीच की, और हमसे पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E इंटू R। ये कहां से आया देख लीजिए एक बार फिर से, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के वे लगाना लगा लीजिए, Q इन अपॉन R। आप यहां पर R का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू R स्क्वायर बन जाएगा। और ये फॉर्मूला अगर आप पहचाने तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, और ये R मतलब डिस्टेंस। समझ पा रहे हैं बात, तो ये फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू E इंटू R। तो यहां पर हमको देखिए क्या क्या पता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आर मतलब डिस्टेंस भी पता है, चाहे आप एयर की बात करें चाहे आप मटेरियल की बात करें, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यहां भी पता है डी एयर में, और मटेरियल के अंदर भी पता है प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस टी है। मटेरियल की मोटाई को हम लोगों ने कितना मान लिया है, टी मान लिया है, तो दोनों पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों में पता है और डिस्टेंस भी दोनों में पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों का मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब इसको देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस across the प्लेट्स के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे। V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी एम। मतलब हमको पता है कि अगर आपको एक चार्ज की वजह से V1 पता हो, दूसरे चार्ज की वजह से V2 पता हो, तो आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, V1 प्लस V2, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां हैं, और अदिश राशियों को केवल हम चुपचाप जोड़ देते हैं, क्योंकि जो भी प्लस और माइनस आना होगा उसमें आ चुका होगा, जो भी प्लस माइनस आना होगा इसमें आ चुका होगा, वो आप जोड़ दीजिए, जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे, घटना होगा वो घट जाएंगे अपने आप, क्योंकि इसमें हम साइन लिया करते हैं। अगर आपने ऐसा पढ़ा हुआ है तो समझ जाएंगे, नहीं तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तो आप वहां पर इसकी कहानी भी समझ जाएंगे कि हम जोड़ते ही क्यों हैं। तो अगर बहुत सारे चार्जेस आपको पता है और सबकी वजह से कहीं पर आप पोटेंशियल निकालते हैं V1, V2, V3, V4, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 सो ऑन, सब जुड़ते चले जाएंगे। तो यहां पर दो ही हैं, एक एयर में और एक मटेरियल में, तो एयर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस मटेरियल का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल विभवांतर मिल गया हम लोगों को। V1 को कैसे कैलकुलेट करें, देखिए V बराबर E इंटू आर, तो V बराबर E इंटू आर, आर का मतलब डिस्टेंस है, चलो आर ही लिख देते हैं यहां पर, A और A। ये याद रहे, अगर आप एयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हर जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एयर आ जाएगा, और जब मटेरियल के लिए सॉल्व करेंगे तो E इंटू आर तो लिखेंगे, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन सब में M आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मटेरियल की बात हो रही है, अब हम मटेरियल के अंदर जा रहे हैं। तो जब हम एयर की बात करेंगे तो एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड Q बटा एप्सिलॉन नॉट A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई E इंटू आर ए। आर ए व्हाट, आर ए क्या है, आर ए है, इसको ऐसे समझो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में जितनी दूरी तक फैली है वो वाली डिस्टेंस। EM क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल इनटू RM। RM क्या है, RM वो डिस्टेंस है जितनी दूरी तक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड फैली है। ऐसे आपको फिर ध्यान से समझे, ये E इंटू आर, व्हाट इज E? E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, और R जितनी दूर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस ही लेंगे। E और R का रिलेशन समझ आ रहा है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और R मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक है, ठीक बात है। अब आप इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट तक देखिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चली है और यहां तक पहुंची, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एयर में वो क्या x से y तक कंटिन्यूअस है, नहीं है, क्योंकि बीच में मटेरियल भी तो आ गया। तो यहां इसकी और इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो तो d माना हुआ है हमने, तो क्या d डिस्टेंस पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर की? आंसर है नहीं। दोनों प्लेट के बीच की जो d डिस्टेंस है पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बीच का जो भाग है t, स्मॉल t, वहां पर मटेरियल है, तो वहां तो मटेरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं है। तो कितनी दूरी पे एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है? तो हमको लिखना पड़ेगा पूरी डिस्टेंस d माइनस t। समझ गए आप? यहां पर d माइनस टी आने का मतलब पूरी डिस्टेंस में से t हटा दें
तो यहां जो भी बचेगा वो केवल एयर बचेगा, और ये एयर की ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एयर की ही लिखनी है। तो एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एयर की डिस्टेंस, तो एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड EA और एयर की डिस्टेंस D माइनस टी, पूरी D में से T हटा के बाहर निकाल दीजिए। अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, एयर बचेगा। इसी तरह से बच्चों मटेरियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट A इंटू RM। मीडियम कितनी दूरी पर है, तो मीडियम तो केवल T दूरी पर है बच्चों, तो इसको केवल T दूरी पर ही लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इन दोनों लाइनों से हमको कॉमन दिख रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ले लेंगे अभी नेक्स्ट लाइन से। तो पहले एक बार आप पूरा देख लीजिए, कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं आप। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कहां निकाला हम लोगों ने, एयर में, ये फॉर्मूला। सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, तो Q अपॉन A लिख दिया, ये EA हो गया। अब मटेरियल में निकालोगे तो बस K आ जाना चाहिए और सेम होगा, K आ गया, क्योंकि मटेरियल के लिए K का ही डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एयर में प्लस मटेरियल में, एयर में प्लस मटेरियल में। V की जो वैल्यू है वो V इज इक्वल टू E इंटू आर आना चाहिए, तो एयर के लिए E इंटू आर एयर के लिए, और E इंटू आर मटेरियल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में और एयर की डिस्टेंस D माइनस टी, प्लस मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड और मटेरियल की डिस्टेंस, ये आ गया। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को V निकालना था, और V निकालने के लिए यहां पर लाइन लिखी हुई है और यहां पर से कुछ कॉमन भी है, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया। क्या क्या बचा, Q एप्सिलॉन नॉट A तो चला गया, यहां से तो केवल D माइनस टी बचा, D माइनस टी बचा। ओके, आगे है प्लस Q चला गया, ऊपर T बचा, नीचे से एप्सिलॉन नॉट भी चला गया, A भी चला गया, तो K बचा। नहीं समझ पाए क्या, यहां से Q एप्सिलॉन नॉट A बाहर चला गया, ठीक है, यहां से भी Q चला गया, एप्सिलॉन नॉट A चला गया, ये कहां गया, गया कहां गया, बाहर है, तो अंदर बचेगा क्या, D माइनस टी और प्लस T अपॉन K, इतना बचा। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो बच्चों C इज इक्वल टू Q बाई V हम लोग जानते ही हैं, तो C इज इक्वल टू Q की वैल्यू Q रहेगी, क्योंकि हमने चार्ज कितना दिया है, Q ही दिया हुआ है, अपॉन में V की वैल्यू ये निकाल लिया लंबी सी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T बाई K। Q से Q ये कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T बाई K। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला, और इसकी जो यूनिट होगी वो फैराड होगी। जैसा कि हम जानते ही हैं कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फैराड होती है, लेकिन हम लिखते उसको छोटा करके हैं, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड या पिकोफैराड में है, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो ये फॉर्मूला कब के लिए है बच्चों, ये फॉर्मूला तब होगा जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में मटेरियल पार्शियली फिल्ड हो, आंशिक रूप से भरा हो, थोड़ा सा भरा हो, बाकी जगह में कोई दूसरा मटेरियल हो। यहां पर तो एयर है, इसके अलावा दूसरा मटेरियल कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है हमको। ओके बच्चों, अब हमको यहां से जुड़े कुछ और बातें करनी है, इसके कुछ महत्वपूर्ण केसेस की बात करनी है, स्पेशल केसेस की बात करनी है, और उनको स्टार्ट करने से पहले आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है और इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, स्पेशल केसेस हमको लिखने हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां यहां समझनी है। तो पहली परिस्थिति क्या है, मान लीजिए ये मटेरियल पूरी तरीके से भरा हो, मान लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, तो ये तो डेरिवेशन पिछला वाला हो जाए जो पहले वाला हमने पढ़ा था, जब कंप्लीटली फील्ड वाला। तो क्या ये फॉर्मूला पहले वाले फॉर्मूले जैसा रूप ले पाएगा, हमको यहां ये समझना है। तो ठीक है, हम अगर बात करें कि हमारा जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से भरा है, पूरी तरीके से,
तो बताओ बच्चों T इज इक्वल टू कितना होगा, D। हम लिख सकते हैं व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड, तो जब पूरी तरीके से भरा होगा तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों, D। समझ पा रहे हैं? अभी ये इतना है, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी और बढ़ जाए, T का मान बढ़ गया, और बढ़ जाए और बढ़ जाए, तो जैसे जैसे T का मान बढ़ता जाएगा जगह एयर वाली कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा T इज इक्वल टू D, एयर पूरी खत्म और पूरे में कौन आ गया, पूरे में मटेरियल आ गया। तो T इज इक्वल टू D क्या केस यहां पर अप्लाई करिए, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह पर भी हम लोग D लिख सकते हैं, प्लस T की जगह पर D लिख सकते हैं अपॉन K। इस D से ये D चला जाएगा, फिर ये K आ जाएगा ऊपर, तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यस, यही फॉर्मूला था पिछले वाले लेक्चर में जब कंप्लीटली फिल्ड वाला हमने बताया था। तो मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला तो जर्नल फॉर्मूला है, हर परिस्थिति में काम करता है। तो अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तो भी काम कर सकता है ये फॉर्मूला, और पार्शियली फिल्ड होगा तो भी काम कर सकता है। तो हम एक स्पेशल केस देख लिए हैं कि अगर पूरी तरीके से मटेरियल भरा होगा तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पिछला वाला। दूसरा स्पेशल केस हम लोग देख सकते हैं एक और, हम अगर बोल दें कि सेकंड नंबर में कि मटेरियल की पूरा मटेरियल है ही नहीं, मटेरियल एब्सेंट हो हमारा, तो इन एब्सेंस ऑफ मटेरियल तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये मटेरियल यहां पर ना हो तो यहां पर पूरे में एयर हो जाएगी। पूरे में जब एयर भरी होगी तो पूरे में मटेरियल भरा है एयर, तो ये फॉर्मूला काम कर सकता है। पूरे में मटेरियल है, उस मटेरियल के लिए K कितना आ जाएगा, K का मान 1 आ जाएगा। फिर से मेरी बात समझें, अगर ये T का मान 0 हो जाए, मटेरियल हो ही नहीं, तो पूरे में एयर होगी, और ये मटेरियल जो है एयर वो पूरी तरीके से भरा है ना, कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड का फॉर्मूला ये होता है, और उसके लिए K का मान हमें पता है, K का मान 1 होगा, तो 1 लगा दोगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मिल जाएगा, ये एयर के लिए मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि C इज इक्वल टू, भैया फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अब हमको पता है कि T का मान तो 0 है, और एयर के लिए K बराबर कितना होता है, 1। दोनों अप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की वैल्यू 0 प्लस T की वैल्यू 0 अपॉन 1, तो 0.1 कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 खत्म हो गया, 0 ही हो जाएगा, तो C का मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहां पर फिर से वही बात, ये C नॉट हो जाएगा। जब भी कैपेसिटर के अंदर टोटली एयर भरी हो तो उसकी कैपेसिटेंस को हम C नॉट से लिख दिया करते हैं। अब C नॉट जब इसको लिख देंगे तो इसके साथ जब कंपेयर कराएं, जब मटेरियल था पूरा एक तरह से भरा था, पूरा एक समान रूप से भरा हुआ था, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D को C नॉट बोलते हैं, तो फिर से बन जाएगा कि C नॉट। ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, ये फॉर्मूला हम जनरल केसेस में लगाएंगे, जब हमसे कहेगा कि भैया एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेटों के बीच में एयर भरी है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, C नॉट मिल गया। फिर से जब एक कैपेसिटर लिया गया तो उसमें एयर भरी थी पहले, और जब एयर थी तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड है, तो ये C नॉट हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसके अंदर हमने 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मटेरियल रख दिया, 6 परावैद्युतांक द्योतांक वाला, तो अब कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 12 माइक्रोफैरड हो जाएगी। इस तरह से कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं तो लगा लेंगे, बाद बाकी इसका जो यूज होता है वो लंबे न्यूमेरिकल्स के बीच में होता है। जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ें और कहीं पर भी न्यूमेरिकल में ये दिख जाए कि पहले एयर थी कैपेसिटर में और बाद में उसने क्या डाल दिया, कुछ मटेरियल, तो डेफिनेटली उस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला तो लगेगा ही, ठीक है। तो ये होता जरा सा है, तो अकेले इसका ही न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला नहीं है, कोई लंबे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें और भी कुछ चीजें पूछी जाएंगी, उनमें बीच में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। और वो न्यूमेरिकल पढ़ते ही तुमको समझ आ जाना चाहिए कि जैसे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कि पहले हमारा पास जो कैपेसिटर है वहां पर एयर भरी हुई है, उसकी कैपेसिटी जो भी निकालेंगे या दी जाएगी उसको C नॉट बोल दिया जाएगा, और फिर हम जब मटेरियल रख देंगे तो कैपेसिटी कुछ बढ़ चुकी होगी और बढ़ी हुई कैपेसिटी हम KC नॉट से निकाल लेंगे। ओके, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि पहला स्पेशल केस में अगर पूरी तरीके से मटेरियल हो
तो ये फॉर्मूला काम करेगा जो पिछला वाला था। मटेरियल ना हो, एयर भरी हो, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वो यही तो समझ सकते थे कि मान 1 कर देते तो भी मिल जाता। तीसरा स्पेशल केस एक और है, वो एक्चुअली में कुछ ऐसा है कि दोनों प्लेटों के बीच में जो मटेरियल है वो बहुत सारी पतली पतली पट्टियां हैं अलग अलग मटेरियल की, तो क्या होगा चलिए देख लेते हैं उसको भी। ऐसे आप समझ लें, अगर मटेरियल कोई ऐसी प्लेट है और प्लेट के बीच में बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं ऐसे रखे हुए हैं, इनकी मोटाइयाँ हैं T1, T2, T3, अलग अलग मोटाइयों के भी हो सकते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जो नहीं कैपेसिटेंस आएगी तब वो बनेगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस तो डी ही रहेगी, माइनस ये जो T लिखा है वो अब हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 सोन प्लस T बाई K जो था वो बन जाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट डॉट सोन। बस इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, एक ये भी फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये देखा कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में मटेरियल पूरी तरीके से नहीं भरा है, पार्शियली फिल्ड होगा, आंशिक रूप से भरा होगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों को एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालना होगा, मटेरियल में अलग निकालना होगा, फिर दोनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ देंगे और V मिल जाएगा, और V मिलते ही हमको C मिल जाएगा। तो पहले E, फिर V और फिर फाइनली C मिल जाएगा। तो यहीं से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिनिश हुआ, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपने सिलेबस में कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हम एक बात और बता दें, कैपेसिटर को जब देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसी के आधार पे तय होगा कैपेसिटर का सिंबल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमको कैपेसिटर पढ़ना है वो कैपेसिटर कैसे बनाएंगे हम कॉपी पे। अब ये बात देखो, आपने प्रतिरोध पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को ऐसे 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 कुछ बनाते हैं ऐसे। तो फिजिक्स में हर चीज का एक सिंबल बना लेते हैं जिनका बार बार हमको फिगर में इस्तेमाल करना होता है। तो इतने बड़े बड़े फिगर तो बार बार बना नहीं सकते कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर का सिंबल ये होगा। कोई भी कैपेसिटर हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, सबके लिए हम सिंबल कुछ इस तरह से बनाते हैं। 2 प्लेटें बना लेते हैं, 2 प्लेटें बना लिया और ये बन गया हमारा कैपेसिटर। ओके, कभी कभी आपको इस कैपेसिटर में सिंबल कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो तीर का सिंबल है, ये तीर का सिंबल ये शो करता है कि ये कैपेसिटर एक वेरिएबल कैपेसिटर है। ये वेरिएबल कैपेसिटर बच्चों क्या होते हैं, ये ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिनकी हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। रेडियो, टीवी वगैरह में ऐसे ही कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है जिनकी हम कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। माइक्रोफैरेड की जो वैल्यू है उसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। बाकी इसके विषय में हम और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन वो बहुत आगे बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में हम बात करेंगे, एलसी सर्किट आएंगे। तो ये है हमारा पास R, ये है C, एक एलिमेंट और आएगा उसको बोलते हैं L। तो 2 एलिमेंट है हमारे सर्किट में जो बहुत इस्तेमाल होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, और ये है इंडक्टेंस जो आपको फ्यूचर में पढ़ना है। तो R का सिंबल आपको पता ही है, C का सिंबल आप ये समझ लें इस तरह से होगा। तीर वीर हमको जर्नली नहीं मिलते हैं, ये जब वेरिएबल कैपेसिटर का केस होगा तो ही तीर होगा, अदरवाइज छोड़ दे, ऐसे ही फिगर बनेगा C का। और L का जो फिगर कभी फ्यूचर में आपको मिलेगा तो वो इस तरह से बताया जाएगा कॉइल के फॉर्म में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर की। एक गोलीय संधारित्र कैसे बनेगा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है और कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से जरूर आप कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर दबा लें जिससे आपको टाइम से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।